वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, मजदूरी एवं वेतन किस प्रकार की आय हैं? वेजेस और सैलरी जो होती हैं वो किस प्रकार की इनकम होती हैं? तो देखिए, उत्पादन के जो साधन होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये उत्पादन के जो साधन होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो उत्पादन में योगदान के बदले में इनको जो पेमेंट किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड है, उसको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये एक तरह से क्या होती हैं? फैक्टर इनकम होती हैं। तो यहाँ पे आपको वेजेस और सैलरी के बारे में पूछा हुआ है जो लेबर को मिलता है, और इसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बदले में जो भी पेमेंट दिया जाएगा, चाहे वो लैंड को रेंट दिया जाए, लेबर को सैलरी दी जाए, वेजेस दी जाए, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाए, या फिर जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, उसको जो लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इन सबको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। जबकि ट्रांसफर इनकम क्या होती है? हस्तांतरण आय क्या होती है? जो बिना उत्पादन में योगदान के, जिसके बदले में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, और जो इनकम दी जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप दी गई है स्टूडेंट को, इनको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम कहेंगे। जो लोग बेरोजगार, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, ये आपकी एक तरह से क्या होगी? ट्रांसफर इनकम होगी। जो ओल्ड एज पेंशन दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम कहते हैं, क्योंकि इसके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो मजदूरी और वेतन को हम किस प्रकार की इनकम में लेंगे? साधन आय में, फैक्टर इनकम में। अगला देखिए, छात्रवृत्ति किस प्रकार की आय का उदाहरण है? मैंने आपको भी बताया था कि जो स्कॉलरशिप होती है वो एक तरह से क्या होगी? ट्रांसफर इनकम होगी, हस्तांतरण आय होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति अगर दी जाती है, तो इसके बदले में कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वस्तु एवं सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम कहेंगे, हस्तांतरण आय कहेंगे। अगला देखिए, ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय किस प्रकार की अवधारणा है? ठीक है, हस्तांतरण आय में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन लोगों को प्रदान की जाती है, सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से आप वापस नहीं ले जाते इसको। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी, तो इस स्कॉलरशिप को, छात्रवृत्ति को वापस नहीं लिया जाएगा। जो बूढ़े लोग हैं उनको ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, तो वो सरकार के द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। तो एक तरह से ये जो कंसेप्ट है वो किस प्रकार का है? यूनिलेटरल। ठीक है, एक पक्षी, इसको हम अवधारणा कहेंगे, क्योंकि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दी जा रही है, लेकिन वापस इसको नहीं लिया जाता है। अगला है, अंतिम वस्तु में प्रयोग की जाती हैं। देखिए, जो गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती हैं अंतिम वस्तुएं, ठीक है, फाइनल गुड्स, और दूसरी होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं। फाइनल गुड्स क्या होती है? अंतिम वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया को पार कर चुकी होती है, मतलब जो उनके अंतिम प्रयोगकर्ता हैं, जो फाइनल यूजर हैं, उनका यूज करते हैं। जबकि इंटरमीडिएट क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, एज ए रॉ मटेरियल जिसका यूज किया जाएगा, उनको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। जबकि जो फाइनल यूजर हैं, अच्छा, फाइनल यूजर कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर भी हो सकते हैं। अगर कंज्यूमर यूज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजप्शन। और जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर कौन, फाइनल यूजर कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर हो सकते हैं, या फिर प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का जो खर्चा होगा, या प्रोड्यूसर उसको यूज करते, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो फाइनल गुड्स होती हैं, वो या तो उपभोग के लिए या निवेश के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। गलत कथन, तो देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होती हैं वो शुद्ध निर्यातों का भाग है, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट में हम क्या लेंगे? जो गुड्स होती हैं,
ठीक है। गुड्स का हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उसको हम किस में लेंगे, नेट एक्सपोर्ट में। ठीक है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होती हैं वो हमारे देश के जो निवासी हैं उन्होंने विदेशों में अपनी सेवाएं दी हैं, उसको कितना मिला है, और बदले में विदेशों ने हमारे यहाँ पे अगर कोई सेवा दी उसके बदले में हमने उनको कितना भुगतान किया है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं, NFIA। और नेट एक्सपोर्ट्स में हम क्या करते हैं, गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उनके हम डिफरेंस को लेते हैं। मतलब पहला कथन आपका गलत है। दूसरा देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है, NFIA। ठीक है, पॉजिटिव होती हैं। कब होती हैं, जब विदेशों को किया गया भुगतान विदेशों से प्राप्त आय से कम होता है। ठीक है, जो भुगतान हमने किया है विदेशों को, हमने माना कि 100 रुपए का भुगतान किया है और विदेशों से प्राप्त आय कितनी है, माना कि 120 है। इसका मतलब जो NFI है वो कितना होगा, +20, क्योंकि हमको मिला ज्यादा है, भुगतान हमने कम किया है, तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये कथन तो हमारा सही है। फिर देखिए सी क्या है आपका, घरेलू आय एवं विदेशों से प्राप्त आय का जोड़ राष्ट्रीय आय होती है। बिल्कुल सही है। जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त आय NFIA को जोड़ दे, डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं NDP फैक्टर कॉस्ट। NDP फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NFI को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी, NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन हमको पूछा हुआ है गलत कौन सा है, तो ये गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कर एक अनिवार्य भुगतान है, जो टैक्स होता है वो कंपलसरी पेमेंट होता है। बिल्कुल सही है, जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है। ठीक है, यहां तक तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो टैक्स होता है, कर होता है, वो कंपलसरी पेमेंट होता है, अनिवार्य भुगतान होता है, जो जनता सरकार को देती है। यह उत्पादन एवं वस्तु सेवाओं के वितरण पर लगाया जाता है। ठीक है, टैक्स देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो किसके ऊपर लगाया जाता है, वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर। जैसे आप देखोगे वेट हो गया, GST हो गया, ये किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे वस्तु एवं सेवाओं के बारे में विशेष रूप से पूछा हुआ है, तो वस्तु एवं सेवाओं पर जो टैक्स लगे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, और दूसरा वस्तु एवं सेवा कर भी हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आपको दे रखा है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, वो भी कंपलसरी पेमेंट होता है, जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है, लेकिन ये वस्तु एवं सेवाओं पर नहीं लगता है। किसके ऊपर लगता है, लोगों की इनकम के ऊपर लग सकता है, या जो कॉरपोरेशन है उनके प्रॉफिट के ऊपर लग सकता है। ठीक है, लाभ कर जिसको कहते हैं। और आयकर जो होता है ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवाओं पर नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे कर के साथ में आपको क्या पूछा हुआ है, जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है, तो आपका कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा, इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होगा आपका GST, वस्तु एवं सेवा कर। अगला देखिए, ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन सीमा के भीतर होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स होती हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, और दूसरी कौन सी होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में यूज की जाती हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्शन की बाउंड्री में होगी, उत्पादन सीमा के भीतर होती हैं, जबकि फाइनल गुड्स जो होती हैं वो उत्पादन की सीमा के बाहर निकल चुकी होती हैं, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है, इसको रीसेल किया जाता है। तो उत्पादन की सीमा के भीतर कौन सी होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, कंजप्शन गुड्स सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, जो उपभोग वस्तुएं होती हैं वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, डायरेक्टली। नेक्स्ट है, परिवारों द्वारा खरीदा गया फर्नीचर।
ठीक है, माना कि टेबल चेयर जो हैं वो हमने अपने घर के लिए खरीदा है। हम अगर अपने घर के लिए खरीद के लाएंगे तो इस प्रकार का जो एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा जो हमारा है परिवारों के द्वारा गुड्स फर्नीचर जो है उनके ऊपर जो खर्चा किया गया है, ये किसका एग्जाम्पल होगा? अंतिम वस्तुओं का होगा, फाइनल गुड्स का होगा। अगर यही फर्नीचर एक फर्नीचर की जो शॉप है वो अगर फैक्ट्री से खरीदता तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि वो जो फर्नीचर उन्होंने क्यों खरीदा है? बेचने के लिए। ठीक है, वो फाइनल यूजर नहीं, वो क्या करेंगे? अपने ग्राहकों को बेचेंगे। जब हम परिवार वाले अपने घर के लिए फर्नीचर को खरीद के लाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स कहेंगे, अंतिम वस्तुएं कहेंगे। जैसे एक कोचिंग सेंटर है या स्कूल है, उन्होंने वहां पे फर्नीचर को खरीदा है तो ये भी क्या होगा? आपका फाइनल गुड्स होगा, अंतिम वस्तु होगा, क्योंकि इनका वापस वो बेच नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने खरीदा है और ये लंबे समय तक इनका बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो परिवारों के द्वारा अगर फर्नीचर खरीदा गया है, स्कूल के द्वारा, कोचिंग सेंटर के द्वारा अगर फर्नीचर खरीदा गया तो किसका उदाहरण होगा? फाइनल गुड्स का होगा। अगला देखते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम कैसे निकालते हैं? कि विदेशों से हमको कितनी इनकम मिली है। ठीक है, विदेशों से हमको कितनी इनकम मिली है, माइनस कर देंगे हम विदेशों को हमने कितना भुगतान किया है, हमने कितना पे किया है और कितना हमको रिसीव हुआ है, इन दोनों के डिफरेंस को। तो विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को जो साधन आय दी गई हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखिए, बाजार कीमत एवं साधन लागत बराबर होगी यदि जो फैक्टर कॉस्ट है, एक तो आपकी हो गई फैक्टर कॉस्ट और एक हो गई मार्केट प्राइस। ठीक है, दोनों बराबर कब होगी? तो देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस होता है? एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स का और एक होता है सब्सिडी का। देखिए, जब हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम क्या कर दें? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें, प्लस कर दें और सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक तरह से क्या होगा? जुड़ेगा। अब हमको यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये दोनों बराबर कब होगी। तो देखिए, बराबर कब होगी? एक तो कंडीशन क्या हो सकती है? जब इनडायरेक्ट टैक्स भी कितना हो? 0, और सब्सिडी भी कितनी हो? 0 हो। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं हो, सब्सिडी भी नहीं हो। अप्रत्यक्ष कर अनुदान जब नहीं होंगे तो क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। दूसरा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कब बराबर हो सकती है? बाजार कीमत और साधन लागत, जब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स भी अगर 100 है और सब्सिडी भी अगर 100 है, दोनों अगर सेम है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तब भी क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? देखिए, अप्रत्यक्ष कर एवं अनुदान बराबर हो, बी भी सही होगा। और दूसरा डी, नो इनडायरेक्ट टैक्स नो सब्सिडी, तो बी और डी। तो यहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन हमारा सी। अगला देखिए, पूंजीगत वस्तुओं को कहा जाता है। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स का यूज कौन करेगा? प्रोड्यूसर यूज करेगा। ठीक है, किस लिए करेगा? दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, उनका यूज हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सी होगी? आपकी अंतिम वस्तु होगी, फाइनल गुड्स होगी। और फाइनल में भी कौन सी होगी? क्योंकि कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा है, कौन यूज कर रहा है? प्रोड्यूसर, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। ठीक है, अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहा जाएगा। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। अगला देखिए, सभी उत्पादक वस्तुएं कभी नहीं हो सकती हैं। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नेवर। ठीक है, जो सारी उत्पादक वस्तुएं मतलब जिनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उत्पादक जिन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, उत्पादक वस्तुएं कहेंगे। लेकिन सारी जो उत्पादक वस्तुएं उत्पादकों के द्वारा प्रयोग की जा रही हैं वो कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं होगी। कैपिटल गुड्स उनमें से कौन सी होगी? जिनका लंबे समय तक, जिनका बार बार यूज किया जा सकता है, जो ड्यूरेबल होती हैं, जो टिकाऊ होती हैं।
तो उत्पादक द्वारा जिन भी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है वो सारी वस्तुएं कैपिटल गुड्स नहीं होगी, सभी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होगी, उनमें से वो ही केवल कैपिटल गुड्स होगी, पूंजीगत वस्तुएं होगी जो ड्यूरेबल हो, जिनको लगातार प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए सारी प्रोड्यूसर गुड्स कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं होगी, लेकिन सारी जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर गुड्स ही होगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स का यूज कौन करता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। इसलिए सारी कैपिटल गुड्स क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स होगी, उत्पादक वस्तुएं होगी। नेक्स्ट है उपभोग वस्तुएं जिन्हें लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। अभी बताया था मैंने आपको। अच्छा, ये तो उपभोग वस्तुओं के बारे में, ठीक है। तो ऐसी उपभोग वस्तुएं क्या होगी? जिनका जो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग की जाएगी, कंज्यूमर गुड्स के बारे में आपका, ठीक है। तो उपभोक्ताओं के द्वारा जो लंबे समय मतलब बार बार प्रयोग की जा सकती है, वो कौन सी होगी? ड्यूरेबल गुड्स होगी, टिकाऊ वस्तुएं कहा जाएगा, ठीक है। टिकाऊ वस्तुओं का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। गैर टिकाऊ वस्तुओं का एक बार प्रयोग किया जा सकता है या कम समय के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल जो गुड्स होगी उनको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक उनका प्रयोग किया जा सकता है। अगला देखिए, कपड़ा मिल द्वारा कपास का प्रयोग, ठीक है। कपड़ा मिल है, क्लॉथ मिल है, वो क्या कर रहा है? कॉटन का यूज कर रहा है, कपास का। तो कपड़ा बनाने के लिए कपास एक तरह से कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, इसलिए कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, जो कपास है, उसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए कॉटन को, कपास को हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति की सामान्य टूट फूट का परिणाम है नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स, ठीक है। इससे क्या होगा? देखिए, कोई भी पूंजीगत परिसंपत्ति है, कैपिटल गुड्स है, मशीन है, जैसे उनका अगर लगातार प्रयोग किया जाएगा तो लगातार प्रयोग करने से उसकी वैल्यू क्या होगी? डाउन हो जाएगी, उसके मूल्य में क्या होगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहेंगे, ठीक है। तो संपत्ति की सामान्य टूट फूट का जो परिणाम होता है उसको हम क्या कहेंगे? मूल्यह्रास, ठीक है। ये परिसंपत्ति क्या होती हैं? लगातार कुछ समय तक अगर प्रयोग करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसमें टूट फूट हो सकती है, उसको मरम्मत कराने के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है। रिपेयरिंग का खर्चा हो सकता है, रिप्लेस करना पड़ सकता है, नई परिसंपत्ति लगानी पड़ सकती है उसकी जगह, या वो चलन से बाहर हो सकती है, अप्रचलन, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी के कारण हो सकती है, डिमांड में चेंजेस के कारण हो सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को हम गिरावट वे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मूल्यह्रास के भत्ते से पूर्व पूंजी स्टॉक में वृद्धि को किस प्रकार का निवेश कहा जाएगा? ठीक है, निवेश, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ग्रोस, ठीक है, सकल निवेश, और दूसरा कौन सा होता है? नेट। नेट को हम हिंदी में कहते हैं निवल निवेश कह सकते हैं या शुद्ध निवेश कह सकते हैं। जो ग्रोस होता है उसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की राशि क्या होती है? सम्मिलित होती है। तो देखिए यहाँ पे मूल्यह्रास का जो भत्ता है उसको देने से पूर्व पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि हुई है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, सकल निवेश कहेंगे। और मूल्यह्रास के भत्ते के बाद में, मतलब डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है, मूल्यह्रास के भत्ते, यहाँ पे भत्ता है, भत्ते के पश्चात पूंजी स्टॉक में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो सकल निवेश हुआ है, उसमें से डेप्रिसिएशन, जो मूल्यह्रास है, उसको अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास में कौन सा निवेश बचेगा? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश कहेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, नेट इन्वेस्टमेंट। अगला है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किनके मध्य अंतर होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है अप्रत्यक्ष कर, उसमें से अगर हम सब्सिडी, अनुदान को अगर हम घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी, अनुदान को हटा दिया जाता है तो हमारे पास में क्या बचेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किन के बीच में अंतर होता है, एक तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा सब्सिडी अनुदान के बीच में। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान के बीच के अंतर को क्या कहा जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, अप्रत्यक्ष कर और अनुदान के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है NIT। नेक्स्ट देखिए, बाजार कीमत एवं साधन लागत के बीच में जो अंतर होता है, ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट पे GDP GNP अगर दे रखी हैं तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे और उसमें से अनुदान सब्सिडी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इन दोनों की अगर हम जगह चाहे तो क्या कह सकते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बाजार कीमत और साधन लागत में किसका अंतर होता है, NIT का। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, वस्तु की कीमत में वृद्धि करता है। देखिए, वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, वो कब बढ़ेगी, जब उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, वस्तु की कीमत में शामिल होता है, इसलिए उसकी प्राइस को वो बढ़ा देता है, कीमत को बढ़ा देता है। और जो सब्सिडी होती है वो क्या करेगी, कीमत को घटा देगी। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि वस्तु की कीमत में कौन कमी करता है, तो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी अगर दी जाती हैं तो सब्सिडी से प्राइस घटेगी और टैक्स लगाया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे वो वेट हो, GST हो, तो उससे प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो सब्सिडी से तो प्राइस घटती हैं और टैक्स से क्या होगा, बढ़ेगी। तो वस्तु की कीमत में कमी किस वजह से होगी, सब्सिडी की वजह से होगी, सी ऑप्शन। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में किसका अंतर होता है। तो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त आय जो होती है NFIA को अगर हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है, राष्ट्रीय आ जाती है। तो दोनों में डिफरेंस किसका हुआ, NFIA का, NFIA का। अगला है, NFIA अगर 0 है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने न तो विदेशों को भुगतान किया है और न ही हमने विदेशों से कोई आय प्राप्त की है। ठीक है, न तो साधन भुगतान किया है विदेशों को, न विदेशों से कोई साधन प्राप्त हुई, मतलब विदेशों से हमारा लेन देन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में NFIA की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगला है, अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास घरेलू सीमा का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, कि अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, जैसे ये अमेरिका है। अब अमेरिका में अगर भारत का कोई एम्बेसी है, दूतावास है, तो वो भारत की घरेलू सीमा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो देखो, अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास घरेलू सीमा का भाग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, फाल्स हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में स्थित जो भारतीय दूतावास हैं वो भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, घरेलू सीमा में किन किन चीजों को शामिल करेंगे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी भी देश का जो एम्बेसी, जैसे भारत का जो दूतावास है, चाहे वो अमेरिका में है, जापान में है, चाइना में, किसी भी देश में भारत के जो दूतावास हैं वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, भारत की घरेलू सीमा में उनको सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले श्रमिक सामान्य निवासी नहीं होते हैं, ये कथन भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को, जैसे माना कि भारत के बॉर्डर पर जैसे नेपाली लोग हैं, ठीक है, वो अगर आपके हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बॉर्डर के श्रमिक हो गए, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, बॉर्डर वर्कर्स कहेंगे। तो नेपाल की बॉर्डर जो हमारी है, भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, माना कि, तो नेपाल के लोग अगर हमारे भारत में आके काम करते हैं
और शाम होके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब वो भारत के सामान्य निवासी नहीं होते हैं। ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, ये किस देश के निवासी होंगे? वो जिस देश में वो रहते हैं। जैसे माना कि भारत के लोग हैं जो नेपाल की बॉर्डर पे रह रहे हैं, लेकिन वो अपना काम करने के लिए, ठीक है, वो वर्क कहाँ पे करते हैं? नेपाल में। ठीक है, सुबह जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, फिर शाम को वापस लौट के आते हैं। इसका मतलब वो भारत के सामान्य निवासी होंगे। मतलब जिस देश में वो रहते हैं वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, सामान्य निवासी होंगे, न कि जहां पे वो जाके काम कर रहे वहां के वो सामान्य निवासी नहीं होंगे। अगला देखिए, एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है और दूसरे देश का नागरिक। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है और दूसरे देश का नागरिक। जैसे माना कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है, वो भारत में आके 1 साल से अधिक समय तक रह रहा है, तो वो भारत का सामान्य निवासी होगा, चाहे उसके पास में नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की। या एक हमारा जो भारतीय है, इंडियन है, ठीक है, वो अमेरिका में जाके बस गया, वहीं पे वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है वो अमेरिका में रह रहा है। ये क्या है? वो इंडियन। उसके पास में नागरिकता कौन सी है? भारत की। तो वो भारत का नागरिक है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय तक वो अमेरिका में रह रहा है, वहीं पे वो काम कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा? अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, अमेरिका का सामान्य निवासी होगा। तो एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी हो सकता है और दूसरे देश का वो नागरिक भी हो सकता है। ये कथन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, साधन आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, नेशनल इनकम जो होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मैंने बताया था फैक्टर इनकम होती है, ठीक है, जिनके बदले में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, तो फैक्टर इनकम। और बिना वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किए जो भुगतान किया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। तो जो साधन आय होती है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाती है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साधन आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, जो फैक्टर इनकम होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है, हस्तांतरण आय घरेलू आय में सम्मिलित की जाती है। नहीं, ट्रांसफर इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, पर्सनल इनकम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हस्तांतरण आय तो इसमें सम्मिलित नहीं होगी। ठीक है, केवल हम फैक्टर इनकम को ही सम्मिलित करते हैं। तो पहला कथन तो आपका यहाँ पे गलत है। दूसरा है, मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, डेरिवेटिव डिमांड होती है। मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग किस लिए होती है? इनके द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उन वस्तुओं की मांग अगर बढ़ेगी तो इनकी भी मांग की जाएगी। इसका मतलब दूसरा कथन हमारा सही है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से हस्तांतरण आय का उदाहरण है। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? ठीक है, ट्रांसफर इनकम कौन सी होगी? जो बिना उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के, जिसके बदले में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है और जो इनकम मिलेगी। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका बोनस है। ठीक है, एक कंपनी के द्वारा अपने जो कर्मचारी हैं, जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज, उनको बोनस दिया जा रहा है। मतलब वो काम कर रहे थे इसलिए उनको बोनस मिल रहा है। इसका मतलब ये आपकी फैक्टर इनकम होगी, साधन आय होगी। इसी तरीके से जो नियोक्ता है वो किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, अपने श्रमिकों को करेगा, अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों को करेगा। इसका मतलब ये भी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी भत्ता हो गया, आपका छात्रवृत्ति हो गया, ये दोनों जो हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? इनके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन में जो आपको दे रखा है, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, ये आपकी क्या होगी? हस्तांतरण आय होगी, ट्रांसफर इनकम होगी। तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्कूल द्वारा चौक एवं डस्टर की खरीद मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है। ठीक है, एक स्कूल के द्वारा देखिए अगर फर्नीचर का
खरीदा गया फर्नीचर को, तो फर्नीचर को हम किस में शामिल करेंगे, फाइनल गुड्स में। लेकिन यहाँ पे देखिए चौक, क्योंकि देखिए फर्नीचर क्या होगा, उसको हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो चौक एवं डस्टर हैं, इसका प्रयोग एक टीचर करेगा और टीचर अपनी अंतिम सेवा देने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब ये मध्यवर्ती वस्तुओं की श्रेणी में हम इसको लेंगे। तो चौक एवं डस्टर जो है वो मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही कथन है हमारा। अगला देखिए, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उत्पादकों के द्वारा जिन भी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है वो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं नहीं होती हैं। ये गलत है, क्योंकि सारी जो कैपिटल गुड्स होती है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था वैसे क्वेश्चन में कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती है, वो सारी क्या होती हैं, उत्पादक वस्तुएं। लेकिन सारी उत्पादक वस्तुओं को हम पूंजीगत वस्तु नहीं कहेंगे, केवल उन्हीं उत्पादक वस्तुओं को, प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहेंगे, पूंजीगत वस्तुएं कहेंगे, जो लंबे समय तक प्रयोग की जा सकती हैं, जिनका मूल्य क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, जो महंगी होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, उन्हीं को हम लेते हैं। तो यहाँ पे कथन आपका क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यह्रास अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। ये कथन हमारा क्या है, गलत। क्योंकि मूल्यह्रास जो होता है वो किस कारण से होगा, प्रत्याशित जो परिस्थितियां होती है, जिनके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा, लोगों के द्वारा वस्तुओं की जो मांग की जा रही, डिमांड की जा रही है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो जो अनुमान लगाया जा सकता है उन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होगा क्या, आपका डेप्रिसिएशन। तो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न नहीं होता, जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अनफोर्सिन, मतलब अप्रत्याशित नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए था, प्रत्याशित। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार कीमत अप्रत्यक्ष कर एवं अनुदानों के प्रभावों को शामिल करती हैं। ठीक है, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो फैक्टर कॉस्ट होती हैं उसमें अगर हम क्या करें, इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और सब्सिडी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाजार कीमत होती है वो इन दोनों के प्रभावों को शामिल करती हैं। तो ये कथन आपका क्या है, ट्रू होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमको कथन और कारण दे रखा है, हस्तांतरण आय बिना आर्थिक क्रियाओं में भाग लिए प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ट्रांसफर इनकम होगी बिना आर्थिक क्रियाओं में भाग लिए का मतलब बदले में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कथन आपका सही है। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, हमारा जो कथन है, कथन को हमने लिखा है ए, और जो कारण है उसके लिए आप लिखोगे आर। तो यहाँ पे आपका ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। ठीक है, हस्तांतरण आय बिना आर्थिक क्रियाओं में भाग लिए प्राप्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका क्या कारण है, क्योंकि इसके बदले में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ है और आर्थिक क्रिया नहीं है, तो फिर इसको हम राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका कारण नहीं है। ठीक है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसका रीजन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन हमारा होना चाहिए बी, क्योंकि बोथ ए और आर दोनों क्या है, करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो ए का करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम वस्तुएं उपभोग अथवा निवेश के लिए प्रयोग की जाती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो फाइनल गुड्स होती है उनका यूज कौन कर सकता है, उपभोक्ता भी कर सकता है। उपभोक्ता अगर यूज करेगा तो उपभोग के लिए हो रहा है, उत्पादक प्रोड्यूसर अगर यूज करेंगे तो वो किस लिए होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। तो ये कथन हमारा सही है। और अंतिम वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ये बात बिल्कुल अलग आ गई। लेकिन तो यहाँ पे देखिए कथन आपका ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, समस्त उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। मैंने ऊपर बता दिया आपको, तो समझ में आ गया होगा कथन आपका जो हमारा है कि सारी उत्पादक वस्तुएं कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, लेकिन सारी पूंजीगत वस्तुएं जो होती है वो उत्पादक वस्तुएं होगी। कारण दे रखा है कि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं का भाग होती हैं। ठीक है, मतलब ये आपका जो कथन है ए वो भी सही है,
कारण दे रखा है आर, वो भी सही है, और इसकी जो व्याख्या की गई है उसका जो रीजन दिया गया है वो भी क्या है, सही। इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, साधन लागत से आशय उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले दी जाने वाली राशि से है। बिल्कुल सही है। फैक्टर इनकम क्या होती है, उत्पादन के जो साधन है, जैसे आपका लैंड है तो उसको क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। कैपिटल है तो उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योर उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जो लेबर आपका काम कर रहा है उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी। इसका मतलब पहला जो हमारा कथन है वो सही है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में साधन लागत को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में हम क्या करेंगे, जो साधन लागत होती है, रेंट हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, वेजेस होगी, इन सभी को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों सही हैं। अगला है, सकल निवेश मूल्यह्रास में शामिल नहीं होता है। ऊपर हमने पढ़ा था शामिल होता है। जब हम ग्रोस की बात कर रहे हैं, ग्रोस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। नेट जो होता है निवल या निवेश, उसमें हम डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते हैं। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया। इसका कारण क्या है, मूल्यह्रास किसी परिसंपत्ति के प्रयोग के कारण उसके मूल्य में कमी है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो गलत है और आर क्या है, सही। ठीक है, कथन आपका ए है, कारण क्या है, आर। तो यहाँ पे ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक हो सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, NFIA जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सभी हो सकती हैं। और ऋणात्मक कब होगी, जब हमने विदेशों को जो भुगतान किया है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, जो हमको मिला है उसकी तुलना में। जो हमने रिसीव किया है विदेशों से, फॉरेन से, वो ज्यादा है, और जो सॉरी कम है, और जो हमने भुगतान किया है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अब कारण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विदेशों से प्राप्त साधन आय विदेशों को भुगतान से कम हो। जो हमने भुगतान किया है उसकी तुलना में आय क्या है, कम। आय हमारी है माना कि 80, विदेशों से हमें 80 रुपए मिले, लेकिन हमने भुगतान कितना किया उनको, 100 रुपए का। इसका मतलब हमको यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये -20 आपका क्या होगा, NFIA। इसका मतलब नेगेटिव हो गया ये। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो रीजन दे रखा है, व्याख्या है, वो भी आपकी क्या है, सही। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, मध्यवर्ती वस्तु में वह होती हैं जो उत्पादन की सीमा के भीतर होती हैं। बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अगला है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नहीं, ये गलत है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। किसका शामिल करेंगे, अंतिम वस्तुओं का, फाइनल गुड्स को ही हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका कथन सही है, रीजन क्या है, गलत। ए सही है, आर गलत है। मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है, वस्तुओं का वर्गीकरण किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, एक ही वस्तु, जैसे अंतिम वस्तु भी हो सकती है फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। इनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इनका प्रयोग कौन कर रहा है। जैसे एक ब्रेड है, अगर एक ब्रेड को दुकानदार खरीदता है, ये कौन सी होगी, इंटरमीडिएट होगी। लेकिन वही ब्रेड अगर हम अपने घर के लिए खरीद के लाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, फाइनल गुड बन जाएगी। इसका मतलब इसका प्रयोग कौन कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, एंड यूज ऑफ गुड्स, उस वस्तु का अंतिम रूप से किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, पूंजी निर्माण प्रवाह उदाहरण है। कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है फ्लो, क्योंकि इसको हम एक वर्ष के आधार पर गणना करते हैं, सही है। ब्रेड हमेशा उपभोक्ता वस्तु होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कभी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, जब करंट ईयर की प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। और सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो होता है हमेशा सकल स्थायी पूंजी से अधिक होता है, नहीं, गलत, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे केवल पहला जो एक कथन है वो ही सही है। नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रीज हैं, वो एक मिठाई की दुकान द्वारा खरीदा जा रहा है। ठीक है, मिठाई का जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को खरीद रहा है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज है, अगर हम अपने घर के लिए खरीद के लाएंगे तो ये क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, अंतिम वस्तु होगा। लेकिन अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर अगर वो मिठाई की शॉप वाला खरीद रहा है, वो भी अभी इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फाइनल गुड होगा। ठीक है, ये भी अंतिम वस्तुओं में होगा, चाहे वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो चाहे फाइनल कंज्यूमर गुड हो। तो रेफ्रिजरेटर देखिए, अगर जो इलेक्ट्रिक शोरूम वाला है, ठीक है, जो फ्रिज टीवी ये बेचता है, अगर वो रेफ्रिजरेटर खरीदे तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगा। लेकिन मिठाई की दुकान वाले ने अगर खरीदा है तो ये कौन सा होगा, आपका फाइनल गुड्स होगा, अंतिम वस्तु होगा, ए ऑप्शन। अगला है, भारत में स्थित जापानी दूतावास जापान की घरेलू सीमा में आएगा। और भारत का दूतावास अगर जापान में है तो वो भारत की घरेलू सीमा में आएगा। ठीक है, तो वो किस देश की घरेलू सीमा का भाग है, जापान की। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बराबर होगी, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, उसी का लॉजिक यहाँ पे आपका यूज करना है, वही तर्क आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय और घरेलू आय कब बराबर होगी, तो देखिए जो घरेलू आय होती है उसमें हम क्या करते हैं, NFIA, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते तो क्या आ जाता है, NI आ जाता है, राष्ट्रीय आय। अब देखिए जो घरेलू आय है, घरेलू आय आपकी हो गई है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, कब बराबर होंगे, देखिए माना कि जैसे आपका ये है 10, ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम आपकी है 20, तो नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी, 30। अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इक्वल कब होंगे, जब जो NFI है वो कितना हो, 0 हो। अगर देखिए ये 0 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या हो, 0 हो, 0 हो। तो NFIA 0 होना चाहिए, तब डोमेस्टिक और नेशनल इनकम बराबर होगी। अगला देखिए, एक मोटर व्हीकल का मूल्य खरीदते समय कितना था, 7,50,000। 2 वर्ष तक उसका प्रयोग किया गया है, उसके बाद में उसका बाजार मूल्य कितना हो गया है, 4,50,000। तो मूल्य घट गया है, तो मूल्य घटने को हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसका लगातार प्रयोग हुआ होगा, ये हो सकता है। 2 साल तक प्रयोग करने से उसमें कोई टूट फूट हो सकती है, मरम्मत कराने का खर्चा हो सकता है, सामान्य टूट हो सकती है, या प्रत्याशित प्रचलन भी हो सकता है। ठीक है, डिमांड में चेंज के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण इसका मूल्य घट गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिनको मिला के हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। अगला है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य कितना है, 200 करोड़, NFIA कितना है, 200 करोड़। विदेशियों को साधन आय का मूल्य, ठीक है, विदेशों को हमने पेड किया है, कितना भुगतान किया है, 40 करोड़ का। तो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय कितनी होगी। देखिए NFI का मूल्य कितना आपका प्लस का 200 है, इसका मतलब क्या हो गया, जो विदेशों से आय प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, इस 200 से इस 40 के बराबर ज्यादा होगी, मतलब कितना होना चाहिए, 240। ठीक है, ताकि आप 240 में से अगर 40 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, प्लस का तभी आएगा, इसका मतलब 240, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारत की घरेलू सीमा में सम्मिलित किया जाएगा। भारत की घरेलू सीमा में किसको सम्मिलित करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लंदन में स्थित भारतीय स्टेट बैंक क्या होगा, ये भारतीय स्टेट बैंक की जो ब्रांच लंदन में है, इंग्लैंड में है, वो इंग्लैंड की घरेलू सीमा में आएगी। भारत में स्थित जो गूगल ऑफिस है वो भारत की घरेलू सीमा में आएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित टाटा मोटर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सीमा में आएगा। और जापान में स्थित भारतीय दूतावास है, वो भारत की घरेलू सीमा में आएगा। मतलब बी और डी ऑप्शन जो हैं, बी और डी, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, घरेलू सीमा में आएगा। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है इनमें से। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं, डेयरी दुकान द्वारा दूध की खरीद की गई हैं, वो अपने ग्राहकों को बेचेगा, इसका मतलब ये कौन सी हैं,
मध्यवर्ती वस्तु हैं। फर्म द्वारा मशीन की खरीद की गई है तो ये आपकी कौन सी होगी? फाइनल गुड्स होगी, अंतिम वस्तु होगी। आटा मिल के द्वारा अगर गेहूं का खरीदा जा रहा है तो ये भी आपकी कौन सी होगी? मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है, आटा मिल ने गेहूं खरीदा, उसका आटा बना के फिर वो बेचेंगे, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट गुड है। परिवार द्वारा गेहूं का प्रयोग किया जा रहा है, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए गेहूं खरीदते हैं, आप उसको बेचेंगे नहीं, इसका मतलब ये फाइनल गुड्स होगी। ठीक है, तो देखिए जो ए ऑप्शन आपका है ये भी इंटरमीडिएट गुड होगी, और सी ऑप्शन जो है वो भी क्या होगी? इंटरमीडिएट होगी। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन कौन सी हैं? ए और सी ऑप्शन वाली। बी और डी में क्या है? फाइनल गुड्स है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होगी? ए और सी ऑप्शन वाली। ठीक है, तो आप देख लीजिए ए और सी ऑप्शन वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और एक क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से अंतिम वस्तु का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, इनमें से उदाहरण नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए कि निम्न में से अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु नहीं है, अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। फाइनल गुड्स नहीं है वो। ठीक है, स्कूल द्वारा चाक एवं डस्टर की जो खरीद की जा रही हो, या फिर किसानों के द्वारा जो उर्वरकों का उपयोग किया गया है वो, या फिर परिवार द्वारा गेहूं का प्रयोग। ठीक है, इनमें से फाइनल गुड्स कौन सी नहीं है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।